यस सर। तो यहाँ पर हम थोड़े से कुछ बिगिनिंग की बात करते हैं कि हम लोग अपना इंग्लिश का इनिशिएशन कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमारा जो बिगिनिंग हम करेंगे वो हम करते हैं जो सेंटेंस फॉर्मेशन, जो हमने आपको बताया कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमें उन चीजों की जरूरत है जिससे सेंटेंस क्रिएट किया जाता है, जिससे सेंटेंस को बनाया जाता है। नाउ फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वर्ब की कि वर्ब क्या होती है। वर्ब इट्स मीन क्रिया। ऐसा कोई भी काम जो हम करते हैं वो क्या कहलाता है, ऐसे वर्ब कहलाता है। वो वर्ब होता है यानी कोई भी काम दुनिया में, कोई भी काम जो हम करते हैं वो an action we perform in the present, past and future। हम प्रेजेंट में करें, पास्ट में करें या फ्यूचर में करें, कोई भी काम जो कि वर्ब कहलाता है। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कितने फॉर्म्स होते हैं वर्ब के? टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब की 5 फॉर्म्स जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये पांचों फॉर्म के अपने अपने डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। बिकॉज जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फ्रेम करते हैं, जब हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस सेंटेंस में हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू पुट डिफरेंट वर्ड्स। हमको अलग अलग वर्ड को, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को हमें पुट करना होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है कि हम सेंटेंस क्या बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि मुझे जाना है, मैंने सेंटेंस बोला मुझे जाना है, तो अब आप मुझे बताएं कि सेंटेंस क्या बना पाएगा। मुझे जाना है। May I go? May I go? सॉरी, वापस से बोल रहे। I have to go. आई हैव टू गो। नाइस, वेरी गुड। यहाँ पर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, आई हैव टू गो, यानी मुझे जाना है। मगर अगर मैंने बोला कि मैं चला गया हूँ, तो सेंटेंस क्या बनेगा? मैं चला गया हूँ। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? I'm gone. I have been gone. I have gone। I have gone यानी मैं चला गया हूँ। इसमें मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट में कि मैं जा रहा हूँ, तो सेंटेंस होगा आई एम गोइंग। हम हर सेंटेंस के अंदर यहाँ पर अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट वर्ड्स का यूज करना होता है, डिफरेंट वर्ब्स का फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे हैविंग अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं उनकी अपने अपने एक अलग मीनिंग्स हैं, हम वो सबसे पहले समझते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग होता है किसी भी काम को करना। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझे, सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी काम को करना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग हो गया काम करना। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मीनिंग हो गया काम किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मीनिंग हो गया काम कर चुके हैं। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मीनिंग है काम कर रहे हैं। यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को हम खुद फ्रेम करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगाना, दैट इज कॉल्ड वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाता है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी ऐसा कोई भी काम जो हम करते हैं, उस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाया जाता है। यहाँ पर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। ये हो गया हमारे 5 फॉर्म। अब एग्जांपल के तौर पे हम इन्हीं फॉर्म्स को एक वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। जो पांचों फॉर्म है, पांचों फॉर्म है, उन पांचों फॉर्म को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। गो का मतलब होता है जाना, वेन का मतलब होता है गया, गोन का मतलब होता है जा चुका है, गोइंग का मतलब होता है जा रहा है, और गोस का मतलब होता है जाता है।
अब यहाँ पर जो गो है, गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाई हमने। इस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में गो के साथ ईएस लगाया है, जबकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को के साथ एस और ईएस दोनों लगा सकते हैं, तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को फ्रेम कर सकते हैं। अब मुझे ये बताएं जरा सा कि कौन मुझे ये बताएगा कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए किसी भी वर्ब में हम एस लगाएंगे या ईएस लगाएं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एनॉय, एनॉय के साथ अगर हम एनॉय की फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे? सर ईएस। एनॉय को फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं तो एनॉय में ईएस लगेगा या एस लगेगा, कौन बताएगा? ईएस, ईएस सर। ईएस लगेगा। क्यों लगेगा ईएस दीपांशु? सर जब बाई हटता है तो सर बाई की जगह ईएस आ जाता है ना सर। IES आता है, IES आता है वाई की जगह। क्या आएगा? एस एस। ओके, एस आएगा। और स्टक में क्या हो जाएगा? स्टक में एस लगेगा। यहाँ पर हम प्लॉरल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सिंगुलर प्लॉरल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की। हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यहाँ पर बना रहे हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है टोटल अल्फाबेट्स जो होते हैं, टोटल लेटर्स इंग्लिश में होते हैं 36 लेटर्स। 26 लेटर में से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। आई नो वेरी वेल, ये छोटी सी बहुत सिली कॉन्सेप्ट है जो हमको पता है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं, बट इसके बाद भी हम छोटा सा रिवीजन इसमें ले रहे हैं। 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर में से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, हाँ, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यंजन। व्यंजन। ओके, और बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी अल्फाबेट होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं, उनको बोला जाता है वोवेल्स। वोवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इसे बोला जाता है स्वर, जिसके साथ हम ईएस लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ हम एस लगाते हैं। बस इतना सा लॉजिक यहाँ पर होता है वर्ब बनाने के लिए स्पेशली। समझ रहे हैं मेरी बात को? सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। यहाँ पर हम कुछ वर्ब ले रहे हैं, जैसे बियर। बियर का मतलब होता है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? बियर, यहाँ पर बियर का मीनिंग क्या होता है? सहना। हमने बियर का फिफ्थ फॉर्म बनाया है बियर्ड, यहाँ पर हमने एस लगाया। हमको क्या करना है, अगर हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले लास्ट लेटर उस वर्ब का कैच करना होता है, और उस लास्ट लेटर में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो लास्ट लेटर वोवेल से बिलोंग कर रहा है अगर, या फिर वो कॉन्सोनेंट से बिलोंग कर रहा है। अगर वो कॉन्सोनेंट से बिलोंग करता है तो हमें एस लगाना होगा, और अगर वो वोवेल से बिलोंग करता है तो हमें ईएस लगाना होगा। जिस तरीके से हम गो में देखें, यहाँ पर हम गो को देखें तो गो में हमने ईएस लगाया है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए, यानी गोज। गिव में हमने एस लगाया है, यहाँ पर ऑलरेडी ई है, इसके बाद भी हम यहाँ पर एस लगा रहे हैं। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ई ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए हमने यहाँ पर एस लगा दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें एनॉय, तो एनॉय में हमने एस लगा दिया। अराइव, अराइव में हमने यहाँ पर एस लगाया क्योंकि ऑलरेडी ई मौजूद है। इसी तरीके से हमने इन सब की वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमने यहाँ पर क्रिएट किया। bears, goes, gives, annoys, arrives, stalks, makes, waxed up और gets, ये सब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हुई। अब हम आगे समझते हैं। इसका एक पार्ट होता है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। हम किसी भी सब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो कि काम को करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे जाना है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर? मैं, यानी मुझे, किसको जाना है? आई हैव टू गो, मुझे जाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे दीपांशु सुन रहा है, दीपांशु सुन रहा है। एग्जाम्पल,
तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? यहाँ पर दीपांश काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह सुन रहा है। ऑब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पर? यहाँ पर दीपांश ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, प्लूरल एंड सिंगुलर। ये सभी सब्जेक्ट होते हैं जो कि काम को करते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि आई को हम एज ए मैं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मुझे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मैंने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मेरा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसका यूजेस कैसे होगा? नाउ लेट्स शुड कम टू नो फर्स्ट। हम इसको जानते हैं सबसे पहले। जैसे मुझे बोलना है कि मेरा काम हो गया है, मैंने बोला मैं, सबसे पहले हम मैं के लिए लेते हैं कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तो यहाँ पर भी हमने आई का इस्तेमाल किया। मैंने बोला मुझे यह काम करना है, तो मैं बोलूंगा आई हैव टू डू दिस वर्क। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि मैंने खाना खाना है या मुझे खाना खाना है, तो यहाँ पर भी मैं इस्तेमाल करूंगा कि आई हैव टू टेक फूड। या फिर मेरा काम हो गया है, सेंटेंस बनाया मैंने, तो क्या बनेगा सेंटेंस में? एज ए आई हैव डन माई वर्क, यानी मेरा काम हो गया है। इसी तरीके से आई को हम डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में या डिफरेंट वर्ड्स के साथ इसका इस्तेमाल आई के लिए किया जाता है। इसी तरीके से यू का इस्तेमाल भी ऐसे होता है, तुम और आपके लिए। वी का इस्तेमाल होता है हम और हमको के लिए। दे का इस्तेमाल होता है वे और उनको के लिए। ही, वह, उसे। शी, वह और उसे, यानी लड़की। ही और शी दोनों वह के लिए इस्तेमाल होता है, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ही का यूज गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, और शी का यूज गर्ल्स के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। ये नॉर्मल चीजें हैं, आप सभी को पता होगी ऑलमोस्ट, बट फिर भी हमें इससे सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेशन को तो हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मी का मतलब होता है मुझे, यू का मतलब होता है तुम्हें, और अस का मतलब हिज और हिम मतलब उसका, और हर मतलब उसका। ठीक है, अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट में भी है और यू ऑब्जेक्ट में भी है। तो अब आप मुझे बताएं, एक सेंटेंस में आपके सामने रख रहा हूं, इसमें यू ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, ये आपको कैच करना है। सेंटेंस है तुम यह किताब पढ़ रहे हो, तुम यह किताब पढ़ रहे हो। इसमें यू सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सर। सब्जेक्ट है। आर यू श्योर सब्जेक्ट है? ओके, अच्छा एक यहां पर बताइए, आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूंगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, और ऑब्जेक्ट? यू, यू। Exactly. यहाँ पर आई जो है वो एज ए सब्जेक्ट हो गया और यू हमने यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया। क्लियर है? चलिए, अब एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर मैं लिख तो लेती हूँ इंग्लिश और सेंटेंस भी मेकिंग कर लेती हूँ, बट एक्चुअली मतलब बोल भी लेती हूँ, लेकिन थोड़ा है ना, मतलब जैसे कोई मतलब कंपटीशन हुआ या फिर कुछ हुआ तो बोल पाती हूँ, लेकिन ऐसे फ्लुएंटली नॉर्मली नहीं बात कर पाती हूँ। जैसे कॉलेज में अगर किसी ने बोल दिया कि आपको मतलब टॉकिंग करनी है तो कर पाती हूँ, वरना ऐसे नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा मतलब अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं आता है। एग्जैक्टली मैम, ये आपका ही प्रॉब्लम नहीं है, ये 95% मेजॉरिटी ऑफ द हैविंग अ सेम प्रॉब्लम, बिकॉज दे कैन स्पीक, दे कैन राइट समथिंग बट दे कैन नॉट स्पीक वेल। ये 95% पीपल का यही प्रॉब्लम होता है कि मेरे पास जितने भी लोग इंग्लिश के लिए सीखने के लिए आते हैं वो कोई बच्चे नहीं है, वो सारे एमबी होल्डर्स आते हैं, वो सारे इंजीनियर्स ही आते हैं, वो सारे डॉक्टर्स ही आते हैं, वो सारे जज आते हैं, वो सारे लॉयर्स आते हैं, वो सारे हाई क्वालिफाइड पीपल्स हैं जो हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आते हैं। दे ऑलरेडी हैविंग अ वेरी गुड डेजिग्नेशन लेवल बट स्टिल दे आर लर्निंग इंग्लिश। क्यों? क्योंकि इंग्लिश हम स्पीकिंग क्यों नहीं कर पाते?
इसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ सर्कल, लेक ऑफ एनवायरमेंट। हमारे आसपास का सराउंडिंग एनवायरमेंट नहीं होता है। हम सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको, वो है आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कब आएगी? जब आपको इंग्लिश आएगी, जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और तभी आप इंग्लिश को सही बोल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इनिशियल लेवल पर हमारी इंग्लिश को ग्रूम करना है। हमें पहले इंग्लिश बनाना सीखना है कि इंग्लिश को फ्रेम कैसे किया जाता है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बनते हैं। अगर हम सेंटेंस बनाना सीखे तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत आसान है। यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग का स्पेशलिटी आपको यही मिलेगा कि इसमें हम आपको ग्रामर्स नहीं सिखाएंगे। Not a single time I will not teach you the grammatical part. मैं आपको यहाँ पर कोई भी ग्रामेटिकल पार्ट नहीं बताने वाला हूँ, और मैं आपको 7 डेज के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन करना सिखा दूंगा। दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप इजीली फ्रेम कर पाएंगे विदाउट एनी ग्रामेटिकल पार्ट। दैट इज माय एश्योरिटी ऑफ माय ट्रेनिंग 100% श्योर। उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, the most important things, you will have to be regular with the classes. आपको मेरी हर एक क्लास को रेगुलर अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने एक लेक्चर भी मिस किया तो आप उस कॉन्सेप्ट से परे हो जाएंगे और आप वो लिंक आपकी टूट जाएगी और आप आगे चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज का आपको खासतौर पर ध्यान रखना है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेगुलरिटी, सेकेंड चीज होती है प्रैक्टिस। अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। लेस बॉदर अबाउट द पीपल, लेस बॉदर अबाउट अदर्स, व्हाट दे आर डूइंग। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या नहीं सोच रहे हैं। सिर्फ आपको अपनी सोचना है, अपने बारे में सोचना है कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। बिकॉज अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो यू कैन स्पीक वेल। आप अपने आप के लिए प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो वो हंसेगा, पहली बार हंसेगा, दूसरी बार हंसेगा, बट इट्स ओके, फाइन, लेट देम गो। यू हैव टू वरीड अबाउट यू। आपको अपने बारे में सोचना है कि मैं इंग्लिश कैसे बोल सकता हूँ। इसके लिए आपको अपने आप से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करना होगी। इट डजंट रियली मैटर व्हाट यू आर स्पीकिंग, because the majority of the people, like what they can observe you, वो आपके अंदर क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो आपके अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। ये ऑब्जर्व नहीं होता है, आप कैसे बोल रहे हैं ये ऑब्जर्व होता है। तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश फर्दर द 45 डेज। आपको 45 डेज तक सिर्फ ये सोचना है कि आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना रहेगा आपको इंग्लिश में बोलने का। इट वुड बी राइट और इट वुड बी रॉन्ग, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेट्स बॉदर अबाउट द थिंग्स कि आप सही बोल रहे हैं या आप गलत बोल रहे हैं। आप अपनी हर सर्कमस्टेंसेस में, हर परिस्थिति में अपने आप से इंग्लिश में बात करें। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश में बोलेंगे उतना ज्यादा आप फ्लुएंट हो पाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ऑलवेज। परफेक्शन आपके अंदर आएगा, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी चीज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट दैट इज कीपिंग योर माइंड ऑलवेज। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को सीखने में क्लियर है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट छोटा सा लेक्चर हुआ। कल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर करेंगे कि सेंटेंस को इनिशिएट कैसे किया जाता है, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग में टॉपिक आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लाने वाला हूँ। ओके, आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे अराइज कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन आई विल लेट यू नो दैट। यस कुलदीप सर, आई एम डन।
यस सर। कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। या अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा था, अभी 2 मिनट है, मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। अभी कोई फीमेल थी जो क्वेश्चन पूछ रही थी कि मैं प्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास इंग्लिश है, स्पीकिंग है, रिटन है, बट शी इज नॉट रिप्रेजेंटेबल। तो कौन था वो? कौन पूछ रहा था? नेहा? सर श्रद्धा, श्रद्धा सर। श्रद्धा। हाँ श्रद्धा, देखो ये हेजिटेशन और नर्वसनेस की प्रॉब्लम होती है जब आप किसी जगह प्रेजेंट करने जाते हो, तो कॉन्फिडेंट बोल पाते हो, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज को। वो कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है इंग्लिश की। इंग्लिश हो चाहे कोई भी सर लैंग्वेज। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मतलब मैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में बात करती थी तो बट उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, तो फिर इस चक्कर में नहीं, मेरा डाउन जब होता गया। आपकी किसी से बाउंडिंग हो जाएगी श्रद्धा, सर्कल लेकर किसी इस से बार में friend हो जाओगे, फ्रैंक हो जाओगे, तो आप उससे बहुत अच्छे से बात कर पाओगे। जब आप किसी नए पर्सन से बात करने जाओगे या स्टेज पे बात करने जाओगे तो आपके पैर लड़खड़ा जाएंगे, डगमगा जाओगी। तो ये आप अकेली बंदी नहीं हो, बहुत से लोगों के साथ होता है। आप प्रैक्टिस करोगी तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है? यस सर। या और सर जैसे स्कूल में बोलते थे या कॉलेज में बोलते थे कि आपको बोलना है तब तो हो जाता था, लेकिन फ्रेंड सर्कल मुझे उस हिसाब का नहीं मिला तो इसलिए नहीं बोल पाती हूँ। हाँ, वो एनवायरमेंट और एटमोसफियर का भी इम्पैक्ट जाता है, कैसे आप किस जगह पे हो, ये सारी चीजें। ठीक है, यस सर। चलो थैंक यू सो मच गाइस। एंड फर्स्ट डेमो, सर एक डेमो और हेलो करना चाहिए बच्चे। हेलो हाँ दीपांशु। सर, वो HDFC का रिज्यूम सर सेंड करना था, किसको सेंड करना है सर, आपको या डायरेक्ट सर को सेंड करना है? वो मैं ग्रुप में बता दूंगा क्या करना है उनका। ओके सर। या Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। Thank you so much, sir. एक मिनट, हाँ थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, मैंने ग्रुप में कुछ मैसेज किए हैं तो उसका रिप्लाई दे दिया करो गाइस, इससे मुझे समझ में आए कि आप एक्टिव हो। ठीक है, एंड एक डेमो और करते हैं, एक डेमो और करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, Same to you, sir. हैप्पी लॉकडाउन डेज। Thank you, sir. थैंक यू सो मच रिजवान सर।